अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आज कौमी असम्बली के अंदर इतनी ज़्यादा हड़बोंग थी कि यकीन करें टेलीविज़न स्क्रीनें देख कर शर्मिंदगी हुई कि ये लोग अगर हल्फ भी नहीं उठा सकते तो कल लोग इनका बोझ कैसे उठाएंगे। सवाल है जो हम आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और कौमी असम्बली का मजमूई तौर पर माहौल क्या था, इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद कौमी असम्बली कैसे पहुंच गए और कैसे उन्होंने सबको सरप्राइज कर लिया। और फिर एक इमरान खान नहीं था, वहां पे दो दो इमरान खान ऐवान के अंदर फिर रहे थे। ये इमरान खान कौमी असम्बली में कैसे आ गए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। आज कौमी असम्बली का पहला इजलास था और ये इजलास इसलिए जरूरी होता है कि इसमें तमाम अरकान ने पहुंच के हल्फ उठाना होता है। जो रुकन कौमी असम्बली ना पहुंच सके उसका हल्फ नहीं होता, उसे कौमी असम्बली का रुकन नहीं समझा जाता है। इसलिए पहला इजलास सबसे अहम होता है और पहला दिन ही बेसिकली उस असम्बली की पूरी मुद्दत को जाहिर कर देता है कि उसके अंदर क्या होगा। अगर पहला दिन अच्छा गुजर जाए तो आखिरी दिन भी अच्छा गुजर जाता है। ये अमूमन आपने एक मुहावरा सुना होगा कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका आखिर या उसका आखिरी दिन भी अच्छा होता है। लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो इतनी ज़्यादा हड़बोंग थी, इतनी ज़्यादा नारेबाजी थी, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन थी, ऐसे लगता था कि लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे। बाहर गेट के ऊपर भी लोग खड़े थे और उनमें ऐसे लोग भी खड़े थे जिनका यह दावा था कि हम कौमी असम्बली के रुकन हैं, लेकिन हमें हरा दिया गया और हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, हम ऐवान के अंदर बैठना चाहते हैं, जो जाहिर है मुमकिन नहीं था। उनको रोका गया और उसके बाद वहां पे दक्कम पेल भी शुरू हो गई। फिर पुलिस को बाहर के लोग जो थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद ऐवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और बड़े चार्ज थे वो, उनमें से हर शख्स जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के लोग थे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग थे, वो भी चार्ज थे और उस तरफ से भी शेर शेर के नारे और दावे किए जा रहे थे। और जबकि गैलरीज के अंदर भी लोग बैठे हुए थे, खचाखच भरी हुई थी गैलरीज, और वहां से भी नारेबाजी चल रही थी। और आज ऐवान के अंदर दो बड़े दिलचस्प वाकयात हुए। पहला दिलचस्प वाकया तो यह है कि अली मोहम्मद खान साहब अपने साथ इमरान खान साहब का मास्क ले आए और जब वो कौमी असम्बली में पहुंचे तो उन्होंने वो मास्क पहन लिया। जब मास्क पहन लिया और उसके बाद जब वो हाल में दाखिल हुए तो सब लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे इमरान खान आ गए हैं। तो उसके बाद सब ने तालियां बजाई और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इस किस्म के वहाँ पे फिर नारे लगने शुरू हो गए। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो थे वो भी एक मास्क लेके आ गए थे और उन्होंने भी मास्क पहन लिया और यूं महसूस होता था कि कौमी असम्बली में दो इमरान खान हैं, क्योंकि मास्क से दूर से यही महसूस होता था कि ये इमरान खान आ रहे हैं। और उसके बाद जाहिर है वहाँ पे एक सूरत अजीब सी होगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी कारकुन, जो भी उम्मीदवार, जो भी MNA दस्तखत करने के लिए स्पीकर के पास जाता था वो अपनी जेब से इमरान खान की तस्वीर निकालता था, उसे डाइस पर रखता था, उसके बाद दस्तखत करता था और फिर उस तस्वीर को चूमता था। उमर अयूब साहब ने बाकायदा एक बैनर निकाला अपनी जेब से और उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी और जब उन्होंने दस्तखत कर लिया तो उसके बाद उन्होंने बैनर निकाला और उसके बाद फिर उसे लहराना शुरू कर दिया। जो जाहिर है पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन के ऊपर इस वक्त पाबंदी है कि वो इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो जब उन्होंने ये किया तो फौरी तौर पर कैमरे जो थे उनकी साइड से दूसरी साइड पर चली गई और फिर जाहिर है हाल को दिखाया जाने लगा और इमरान खान साहब का वो जो तस्वीर थी या वो जो चेहरा था उसे कट कर दिया गया। फिर शहरयार अफरीदी आए और उन्होंने अपनी जेब से तस्वीर निकाली, बाकायदा फ्रेम ज़्यादा, और उन्होंने अपने काउंटर पर रखी और उसके बाद फिर उन्होंने दस्तखत किया। दस्तखत करने के बाद उन्होंने तस्वीर उठाई और चूमना शुरू कर दिया। फिर ज़ाहिर कैमरे साइड पे चले गए। फिर इसके बाद अली मोहम्मद खान साहब आए, फिर शेर अफजल मरवत साहब आए और एक एक करके वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs आते रहे और इसी तरह इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कई लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर स्पीकर के सामने इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। गैलरीज के अंदर से भी नारे लग रहे थे और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान साहब, इस किस्म के बार बार नारे लग रहे थे। और फिर अंदर बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देना, हाल के अंदर ये सूरत हाल थे। उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स आए और उन्होंने दस्तखत करने शुरू किए तो दूसरी साइड से भी ठीक ठाक नारेबाजी हुई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब MNAs आए और उन्होंने दस्तखत करने शुरू किए, जब आसफ अली जरदारी साहब आए तो उसके बाद भी वहाँ पर ठीक ठाक किस्म की नारेबाजी हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के क्योंकि अरकान कम थे लेकिन जब वो भी आए तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, जो ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक थी कि अगर वो 4 अरकान हैं उनके तो कम से कम उनको तो इज्जत के साथ आप दस्तखत करने की इजाज़त दे दें, मौका दे दें, लेकिन वहाँ पे भी नारेबाजी होती रही। तो अब सूरत हाल ये थी कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर आता था दस्तखत करने के लिए डाइस पे पहुँचता था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग नारे लगाते थे
और दूसरी साइड से जो नारे लगते थे वो चोर चोर के, डाकू डाकू के और इस टाइप के नारे लगते थे, और उससे ज़ाहिर है फ़िज़ा ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। फिर इसी ऐवान के अंदर है ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ से घड़ी उतारी, फिर उन्होंने घड़ी लहराना शुरू कर दी, जिसके ज़ाहिर है वहाँ पे फिर नारेबाजी शुरू हो गई। फिर हनीफ अब्बासी साहब ने घड़ी उतार के इसी तरह उन्होंने हाल के अंदर लहरानी शुरू कर दी, जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मेथड अडॉप्ट किया है। और ये जो मेथड है ये बेसिकली सोबिया शाहिद एक MP हैं जो KPK के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं, उन्होंने कल ये सबसे पहले हरकत की थी और उसके बाद ये ट्रेंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये समझती है कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है या हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो फौरी तौर पर घड़ी उतारते और घड़ी लहराना शुरू करते थे और इसके बाद वहां पे हालात मजीद खराब हो जाते हैं। उमर अयूब साहब ने खड़े होकर आलिया हमजा का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो इस वक्त जेल में हैं, वो असम्बली के रुकन बन चुकी हैं, लेकिन उनका प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं हुआ, इसलिए वो यहाँ ऐवान में नहीं आ सकी दस्तखत करने के लिए, बल्कि उन्होंने उनका बाकायदा एक पोस्टर निकाल के भी वो लहराया और फिर उन्होंने स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें ताकि वो आएँ और आके कम अज़ कम अपने यहाँ पर दस्तखत करें। तो उन्होंने आलिया हमजा का जिक्र भी कर लिया। फिर शहरयार अफरीदी और फैसल जावेद आज एक तवील मुद्दत बाद दोनों की मुलाकात हुई और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे के गले लग के दोनों ने रोना शुरू कर दिया और ज़ाहिर है बड़ा जज्बाती किस्म का मंजर वहाँ पे पैदा हो गया। आज का जो सारा दिन था अगर हम उसे देखें तो बहुत अफसोसनाक है, इसे कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ी दिन नहीं कहा जा सकता और उसकी वजह यह है कि ये जो ऐवान है, कौमी असम्बली है या सेनेट है, ये पीक है, ये बलाई है पूरी सोसाइटी की और यहाँ पे क्रीम पहुँचती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस साइड पे मियां नवाज शरीफ हैं, फिर आसिफ अली ज़रदारी हैं, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान हैं, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और फिर इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सीनियर लोग भी इस ऐवान का हिस्सा है। तो जब पाकिस्तान की क्रीम एक जगह पर इकट्ठी हो और उसके अंदर इतनी अहलियत ना हो कि वो बाकायदा आराम से इज़्ज़त के साथ हल्फ उठा सके। और हल्फ क्या चीज़ होती है? हल्फ ये होता है कि आप अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि हम अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपनी सोसाइटी की, अपने लोगों की हिफाजत करेंगे और ये जो आइन जो हमें दिया गया है उसके ऊपर बाकायदा अमल दरामद करेंगे। तो जब आप हल्फ के नाम पे भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो तो उसके बाद फिर सोसाइटी के अंदर क्या सूरत हाल बच जाती है। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि आज का जो दिन है उसने इस असम्बली की मुद्दत और इस असम्बली के कल्चर को तय कर दिया है। यूँ महसूस होता है कि हर इजलास जो है उसके अंदर इसी किस्म की खींचातानी और हुल्लड़बाजी होगी और अगर आपने हुल्लड़बाजी से ही ये असम्बली चलानी है तो फिर अगला सवाल यह है कि जिसके लिए आपको यहाँ पे आवाम ने भेजा है वो काम फिर आप कैसे कर सकेंगे। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आपका मैक्सिमम टाइम लड़ाई में गुजर रहा हो तो फिर आपको पैदावारी काम नहीं कर सकते, फिर आप को प्रोडक्ट नहीं पैदा कर सकते, फिर आप सोसाइटी को शेप अप नहीं कर सकते, फिर आपको अच्छा काम नहीं कर सकते। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास दो हाथ हैं, ये दो हाथ होते हैं ना इंसान के पास। अब इन दो हाथों से या तो कोई आप पैदावारी काम कर लें, मसलन ये मेरे पास एक पेंसिल है, आप इसको घड़ के तो आप लिखना शुरू कर दें और जो आप लिखेंगे ज़ाहिर वो कमाल ही होगा। या फिर आप कोई घड़ी ठीक कर लें, या फिर आपको मशीन बना लें, या फिर आप अपनी दीवार के ऊपर कोई पेंट कर लें, कुछ भी कर लें। तो इन दो हाथों से ही कर रहे हैं आपने। आइंस्टाइन के पास भी दो हाथ हैं और जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है उसके पास भी दो हाथ हैं। चोर ने चोरी करनी है और आइंस्टाइन ने मैटर को एनर्जी और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों काम जो हैं दोनों हाथों से ही हो सकेंगे। लेकिन अगर आप इन हाथों से कोई ऐसा काम कर रहे हो जो ज़ाहिर पैदावारी नहीं है, जो प्रोडक्टिव काम नहीं है, तो फिर आपके पास प्रोडक्टिव काम के लिए टाइम कहां से बचेगा। जब आप इन दोनों हाथों से लड़ रहे होंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इन दोनों हाथों से लड़ भी रहे हो और साथ ही आपको कैलीग्राफी कर रहे हो, कुरान मजीद की खताती कर रहे हो, या फिर को आप अहादीस की किताब लिख रहे हो, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो या स्क्वैश खेल रहे हो, तो आप नहीं कर सकेंगे। या आप कोई साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आ रहे हो या आप कोई नया कंप्यूटर ईजाद कर रहे हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। आपने ये फैसला करना है कि आपने इन दोनों हाथों से लड़ाई करनी है या फिर आपने इन दोनों हाथों से अपने आप को और पूरे माशरे को बदलना है। तो जब ऐवानों के अंदर, कौमी असम्बली जैसे बड़े फोरम के अंदर जिससे सोसाइटी को बदलना है, वहां पे अगर दिन रात लड़ाई चलेगी तो फिर इन सब के पास वक्त कहां से आएगा कि ये सोसाइटी को बदल सके, ये लोगों के ऊपर तवज्जो दे सकें, ये लोगों की गुर्बत ख़त्म कर सकें, ये लोगों की सेहत के ऊपर तवज्जो दे सकें, ये पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई जो हदूद हैं उनकी हिफाजत कर सकें, उनकी सरहदों की पैरादारी कर सकें।
ये पाकिस्तान को कर्जों से निकाल सकें, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बना सकें, ये पाकिस्तान के अंदर एक प्राइड पैदा कर सकें, ये पाकिस्तान के जो 25 करोड़ लोग हैं उन सबको काम पे मजबूर कर सकें कि वो दिन रात काम करें, या फिर वो आइन और कानून बना सकें, तो आपके पास में टाइम नहीं बचेगा। तो आज की असेंबली ने यह साबित कर दिया है कि ये सब लोग गुत्थम गुत्था रहेंगे, ये सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। तो जब ये लड़ते रहेंगे तो फिर ये लोग जो गलियों के अंदर बैठे हुए हैं, जो सड़कों के ऊपर खवार हो रहे हैं, उनका वाली वारिस कौन होगा, उनकी मदद कौन कर सकेगा। और दूसरा जो ट्रेंड जिसे मैंने आज देखा, आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर भी था कि सोबिया शाही साहबा जिन्होंने कल घड़ी लहरा के अपनी एक कैंपेन का आगाज़ किया था, आज वो तकरीबन आधा घंटा तक जूता उठा के असेंबली के अंदर फिरती रही और वहाँ पर जूता लहराती रही, दूसरी तरफ से उनको गालियाँ दी जाती रही। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि आपने दूसरे के साथ टकराना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल यह है कि उसने बाकी तमाम सियासी जमातों को भी खींच लिया है। अब ख्वाजा आसफ 73 साल की उम्र में ऐवान के अंदर खड़े होकर वो घड़ी लहरा रहे हैं, और जबकि वो सीनियर तरीन शख्स हैं इस पार्टी के, और उन्होंने ज़ाहिर कोने को वजारत भी लेनी है और उस वजारत में उन्होंने काम भी करना है। लेकिन दूसरी साइड पे उनकी ज़हनी हालत ये देख लें कि वो इतने सीनियर होते हुए वो ये हरकत कर रहे हैं। भाई अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है तो कम से कम आप खामोश रहें, खामोश रह के इस टेम्परेचर को डाउन करें, आप उनके साथ बात करें, आप उनके साथ कनेक्ट करें। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर ये जो सीनियर लोग हैं जिनकी उम्र 73 साल हैं, कम से कम वो तो ये हरकतें ना करें। हो सकता है आपके अंदर जो जवान MNAs हैं वो ये हरकत करें, तो ठीक है, वो ज़ाहिर जवान हैं, ईमान में नए आए हैं, उनको नहीं पता कि कल्चर क्या होता है, लोगों के साथ बात कैसे करनी चाहिए, कनेक्ट कैसे करना चाहिए। लेकिन जब आप ये हरकत कर रहे हैं तो उसके बाद जो आपके नौजवान हैं वो क्या करेंगे। और दूसरा, जब कौमी असम्बली के अंदर ये सूरत हाल डेवलप हो रही है तो क्या गलियाँ इससे महफूज रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद पे है, उससे इस टेम्परेचर को डाउन करना है। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारे लगाएगी, जब MQM नारे लगाएगी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नारे लगाएगी, तो दूसरी तरफ से भी नारे आएंगे। जब दूसरी तरफ से नारे आएंगे तो फिर ये गली गली के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और उसका फिर नुकसान किसको होगा, उसका नुकसान इस मुल्क को भी होगा और साथ इन 3 सियासी जो जमातें हैं इनको भी होगा। ये साबित हो जाएगा कि इनके अंदर मुल्क चलाने की अहलियत नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि खुदा खौफी करें, टेम्परेचर डाउन करें, और कम से कम ये जो पहली सफ़े हैं उनके अंदर तो एक थोड़ी सी हार्मनी होनी चाहिए, उसके अंदर तो थोड़ी सी शाइस्तगी होनी चाहिए। अगर पहली लाइनों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बाद जो पिछली लाइनें हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर तहम्मुल कैसे आएगा। कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए खुदा ना खास्ता कि कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बलियों से लोगों को स्ट्रेचर्स पे बाहर लेके जाना पड़ जाए, और अगर ये वक्त आ गया तो उसके बाद फिर इस जमहूरियत को हम कहाँ रखेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन 3 बड़ी सियासी जमातों के ऊपर जो इस वक्त गवर्नमेंट बना रहे हैं कि इन्होंने टेम्परेचर को डाउन रखना है। और अगर आप टेम्परेचर डाउन नहीं रखेंगे तो फिर ये हालात मजीद ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज उन्होंने कौमी असम्बली में इमरान खान को पहुंचा दिया है, उस इमरान खान को पहुंचा दिया है जिसकी तस्वीर और जिसका नाम किसी चैनल पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन आज चैनल्स के ऊपर इमरान खान की तस्वीर भी चली है, इमरान खान साहब के नारे भी चले हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कंट्रीब्यूशन कम नहीं है कि उन्होंने इस पाबंदी को तोड़ दिया है। और उसकी वजह यह है कि इनके जो पुराने वर्कर्स हैं, जो इनके पुराने MNAs हैं, वो वाकई अपने कायद से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने इस मोहब्बत का सबूत दिया है। तो हमें इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के साथ कनेक्ट करना चाहिए, उनकी जो सीटें बनती हैं मखसूस सीटें उनको देनी चाहिए, और उनका जो इंतखाबी निशान है उसे वापस मिलना चाहिए। और उसके बाद अगर ये किसी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होते हैं तो फिर इन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। इसी से पाकिस्तान आगे चल सकेगा, इसी से मुल्क अब इन मसाइल से निकल सकेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह ज़िद्दो ज़िद्दी होते रहे तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा।